नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चार धामों में प्रमुख गंगोत्री धाम के कपाट शनिवार को अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के दर्शन करके उनके शीतकालीन पड़ाव मुखबा स्थित गंगा मंदिर में होंगे। तो वहीं गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के मौके पर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारों से धाम गूंज उठा। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि शुक्रवार को दीपोत्सव के साथ मां भगवती गंगा के गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। बताया कि कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ शीतकालीन पड़ाव मुखबा लाया जाएगा और वहीं उधर यमुनोत्री धाम में भी कपाट बंदी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो देहरादून से तस्वीरें दिखा रहे जहां गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और अब जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और अब जो है कपाट बंद करने के बाद से गंगा मंदिर में ही दर्शन होंगे। फिलहाल यहां पर जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से यहां पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। लोग यहां पर जो है दर्शन करने पूजन करने आते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब जो है गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और इसी के साथ साथ अब जो लोग हैं वो गंगा मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और इसके बाद उनकी वापसी होगी। अब देखिए फेस्टिव सीजन भी चल रहा है और इसके लिए लगातार जो है अब गंगोत्री का जो कपाट है उसे बंद कर दिया गया है, जहां पर लाखों की भीड़ की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन के लिए यहां पे पहुंच रहे हैं। हालांकि गंगोत्री कपाट है जो उसे बंद कर दिया है, लेकिन इस बीच गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद भी जो श्रद्धालु है उनकी संख्या कम होने के नाम नहीं ले रहे और यहां पर हजारों की भीड़ दिखाई दे रही होगी। जहां गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद यहां पर गंगा दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे और इसके बाद फिर जो श्रद्धालु हैं वो वापसी करेंगे। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, गंगा दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं और गंगा दर्शन करने के बाद अब श्रद्धालु वापसी करेंगे। और वहीं मैदानी इलाकों के पर्यटक भीमताल और कैची धाम घूमने के लिए पहुंचे, लेकिन पर्यटकों को 4 घंटे तक भीषण जाम का सामना करना पड़ा। जाम के चलते खटानी से लेकर कैची धाम तक पहुंचने में पर्यटकों को 4 घंटे से अधिक समय लग गया। जाम में वाहनों की लंबी कतार लगने से गाजियाबाद, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, देहरादून के पर्यटक परिवार के साथ परेशान रहे। वहीं कैची के पूर्व ग्राम प्रधान पवन आर्या ने बताया कि जाम के चलते बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कैंची तक पहुंचने में 4 घंटे से अधिक समय लग गया। इससे पर्यटक दिन भर परेशान रहे। ऋषिकेश के जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम जहां शहर में हजारों की संख्या में गोवर्धन पूजा के लिए श्रद्धालु पहुंचे और इस दौरान जय राम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के महत्व के बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी दी। वहीं जय राम आश्रम के परम अध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि गोवर्धन पूजा का महत्व भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया है, जहां भोग प्रसाद सभी श्रद्धालुओं को वितरित भी की गई और मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक पूजा में शामिल हुए, जिन्होंने शहर और राज्य की उन्नति को लेकर भगवान की श्री कृष्ण से प्रार्थना की। आज का दिन समर्पण का है कि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड होता है उसको मैं रहने नहीं देता, घमंड को रहने नहीं देता। जहाँ वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की गोपियों के साथ और गौ सेवा की, तो वहीं पे भगवान की लीला को देख करके इंद्र ने एक बार अपने भोग न लगने की वजह से उनको गुस्सा आता है और गुस्से से वो पूरे वृंदावन को बारिश से लबालब कर देते हैं। तो जब देखते हैं कि 7 दिन से लगातार मैं बारिश कर रहा हूं तो कोई वृंदावन में कारण है और जब वो आते हैं देखने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण
का स्वरूप को देख करके उनको आभास होता है तो साक्षात विष्णु के अवतार, विष्णु नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के लिए तीर्थनगरी ऋषिकेश और उसमें भी जयराम आश्रम में हम लोगों ने कितना सुंदर यहाँ व्यवस्था के बाद गोवर्धन की हमने पूजा की है, भगवान श्री कृष्ण जी की हमने पूजा की है। सब जानते हैं कि इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए भगवान जी ने और गोवर्धन को अपनी एक उंगली में उठाया था और उस गोकुल धाम की रक्षा की थी। तो आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हम सबकी रक्षा करेंगे। जहाँ तक गौवंश की बात है, आज के दिन से हम लोग गोपाष्टमी तक, बल्कि कहिए कि अगले नवमी तक हम लोग गौ नवरात्र के रूप में भी मानते हैं। हर दिन हम गौवंश की पूजा करते हैं। मैंने स्वयं सुबह गौवंश की जहाँ हम लोग कुछ निकालते हैं उसका अर्चना करते हैं किया है। और रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों के विवाद में एक युवक ने ठेकेदार पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। गोली लगते ही ठेकेदार लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। पत्नी ने लोकल लोगों की मदद से अपने पति को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां ठेकेदार की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। ठेकेदार की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर, 3 खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। आरोपी को भी गिरफ्तार करने की बाद कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा गया है। तो रायवाला से तस्वीरें दिखा रहे। दो पक्षों के विवाद के बाद गोली चली, जहां पर एक युवक ने ठेकेदार पर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद हालांकि पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और अब गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ और दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि फटा जो है, एक साथ कई राउंड फायरिंग गोलियां फायरिंग की गई और इसके बाद से जो युवक है उसने ठेकेदार पर अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी, जिसके बाद ठेकेदार लहूलुहान हो गया। हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। लेकिन इस बीच पुलिस को जैसी ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और उस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रही है। और 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत दर्ज कर कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में भी जीत को लेकर आश्वस्त है और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि जनता का बीजेपी पर विश्वास है और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और दर्जाधारी मंत्री देवेंद्र भसीन का कहना है कि कुछ सीट पाकर कांग्रेस उछल रही है, लेकिन बीजेपी ने केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाई है, जो कि बताता है कि जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है। तो देहरादून में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का डंका बज चुका है और इसी के साथ साथ 20 तारीख को उपचुनाव होने वाला है, जिसके बाद से अब जो कांग्रेस है वो अपनी जीत के लिए लगातार आश्वस्त होते हुए नजर आ रही है। जीत का दावा करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। साथ ही केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी जोर आजमाइश जो है अब लगानी शुरू कर दी है और इसी के साथ साथ जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होने वाली है। वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि केदारनाथ में 20 तारीख पे मतदान होने वाले हैं और 23 नवंबर में रिजल्ट सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले गहमा-गहमी का दौर जारी है और पार पलटवार का भी सिलसिला जारी है। पहली बात यह है कि केदारनाथ जी की सीट हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और कांग्रेस के दावे अपने आप में बिल्कुल खोखले हैं। और जहां तक वो बद्रीनाथ सीट की बात करते हैं तो वो सीट भी पहले कांग्रेस के पास थी और मंगलौर की सीट भी पहले कांग्रेस के ही पास थी। मंगलौर में तो हम बिल्कुल 200 कुछ वोट से ही पीछे रह गए थे, क्योंकि पहले हमारी वहाँ जमानत जब्त होती थी। ऐसे में जो केदारनाथ की जनता है वो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो वहाँ कार्य किए जा रहे हैं तो उसको देख रही है। संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।
तो देहरादून से तस्वीरें दिखा रहे जहां महिलाओं को सशक्त बनाने का फैसला लिया गया है। महिला नीति लागू करेगी। ये जो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सरकार अब एक नई पहल करती हुई नजर आ रही है। 9 नवंबर को महिलाओं को जो है ये जो योजना है वो समर्पित होगा, जिसके लिए महिला नीति लागू करने के लिए सरकार अब प्रतिबद्ध होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाएं हैं अब जो आगे सशक्त बनकर सामने आएंगी, जिसके लिए सरकार एक नई पहल करती हुई नजर आ रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने का अब फैसला लिया गया है, जहां महिलाओं के लिए अब एक नई नीति लागू होने के लिए बारे में सोचा जा रहा है। महिला के लिए नीति बनेगी और इसी के साथ साथ अब जो सरकार है वो नीति लागू करती हुई नजर आएगी। 9 नवंबर को महिलाओं को समर्पित किया जाएगा इस नीति को। 9 नवंबर को महिलाओं को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब सरकार एक महिलाओं के लिए पहल करती हुई नजर आ रही है, जहां महिलाओं के लिए एक नीति बनाई गई है और इसी के साथ साथ 9 नवंबर को इस नीति को महिलाओं को सौंप दिया जाएगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 9 नवंबर को महिलाओं को एक अच्छी और एक बड़ी पहल के तहत एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जो कि सरकार का एक सराहनीय पहल बताया जा रहा है। महिला नीति को लेकर आज पुनः बैठक की गई है और हम सब की ये कोशिश है कि महिला नीति हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, खासकर हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं और जो खासकर हमारी पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए किस प्रकार से उनके हित और अधिक, किस प्रकार से महिलाएं और स्वावलंबी हो सकती हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, वह सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। खबरों की ओर स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने शिक्षा विभाग के सभी बेसिक, माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में 100% शिक्षकों को देने का टारगेट फिक्स किया हुआ है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर सभी स्कूलों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो कर दी जाएगी।
1500 एलटी के शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी होने जा रहा है, जिससे कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पाटा जाएगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड के प्रत्येक स्कूलों में फर्नीचर, खेल का मैदान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टरों की कमी पूरी होने जा रही है। इसी दिशा में सरकार बहुत जल्दी 351 एएनएम के पदों पर जो है नियुक्तियां होने जा रही है। इसके अलावा जल्द सरकार सभी अस्पतालों में करीब 1500 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे देहरादून मेडिकल कॉलेज है, चाहे हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज अब नया बन रहा है, जैसे हमारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वैसे श्रीनगर का, वैसे हमारा अल्मोड़ा का है। अब हम मेडिकल कॉलेजों में हर प्रकार की फैसिलिटी देने वाले हैं। श्रीनगर में चूंकि हमारा 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, वो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे वो तैयार होगा वैसे हम वहां बर्न यूनिट शुरू कर। केदारनाथ धाम विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और इस उपचुनाव में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से टिकट के कई दावेदार थे जो पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, नामांकन की अंतिम तिथि पार करते ही यह स्थिति साफ हो गई है कि बीजेपी की तरफ से टिकट के किसी भी दावेदार ने निर्दलीय नामांकन नहीं किया और वह मैदान में नहीं उतरेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी में जो नए लोग आते हैं उन्हें भी पहले आश्वासन। विधानसभा क्षेत्र की हर गली मोहल्ले में बिक रही अवैध शराब एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार में पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की हर गली मोहल्लों में राजनीतिक और पुलिस संरक्षण में कच्ची शराब बेचने का अवैध कारोबार खुले तौर पर किया जा रहा है, जिसको रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।